हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज हम जो न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं वो पिछले 2-3 दिनों की न्यूज़ है, क्योंकि 2-3 दिनों से डीएनए आया नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उन दिनों क्या होता है कि एक एक दो दो न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। तो एज़ यूजुअल जो हम करते हैं हम वही करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको परसों पूछा था कार्बन सिंक के बारे में, तो आज कार्बन सिंक के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में तो आता ही आता है, साथ में मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर अगर 3 की बात करें तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है वहाँ पर आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन सिंक के बारे में टिप्पणी करें या कार्बन सिंक के बारे में बताएं, है ना। तो अब आज आपको पता चलेगा कि कार्बन सिंक कितने प्रकार के होते हैं। कार्बन सिंक 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल कार्बन सिंक, है ना। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। जितनी भी हमारी यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब जो भी लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, और उसके रिगार्डिंग आप क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक का, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक वन लाइनर न्यूज़ है जो कि अपनी इंडियन नेवी से संबंधित है, पनडुब्बी से संबंधित है, उसको इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि जैसे अवैध दवा फैक्ट्री, तो देहरादून में, ये परसों की न्यूज़ है, मतलब लास्ट फ्राइडे की। तो देहरादून में जो अवैध दवा फैक्ट्री थी, है ना, उसका पता चला है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और कौन सी संस्था इन सब चीज़ों को रोकने का काम करती है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में ये इथिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी बन जाती है ऐसी, है ना। फिर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड तो भूस्खलन के बारे में बताया कि लगातार भूस्खलन की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ेंगी आने वाले समय में, और सन 2000 के बाद लगातार इनमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 67% की वृद्धि हुई है ना। ये देखेंगे। और उत्तराखंड में जितने भी अभी तक आए हुए इंपॉर्टेंट भूस्खलन है ना, जैसे मालपा भूस्खलन की घटनाएं 1998 की घटना है, इनके और भी है, मतलब ठीक है। और जो अभी तक आई हैं लास्ट, जो अभी जोशीमठ का भूधसा हुआ था, वहाँ तक हम कुछ इंपॉर्टेंट 6-7 इंपॉर्टेंट ऐसे भूस्खलन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी देखेंगे। मेंस में अगर आप इस टॉपिक को कनेक्ट करना चाहते हैं तो जीएस पेपर 3 में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ साथ आप जीएस पेपर 6 उत्तराखंड के भूगोल से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और कल मैंने आपके लिए एक टॉपर की आंसर कॉपी लाया था, है ना, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो वहाँ पर भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक ऐसे था, उस पर हमने थोड़ा सा चर्चा करी थी, तो वो भी कटआउट मैं लाया हूँ आपके लिए। तो आपको पता चलेगा कि आप डेली न्यूज़ एनालिसिस से, चाहे आपके जीएस के पेपर हों, है ना, चाहे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हो, है ना, चाहे वो उत्तराखंड के दोनों पेपर हों, है ना, जीएस पेपर 5 की बात करें या 6 की बात करें, या अपने ऐसे के लिए ये डीएनए क्या है, एक बैकबोन है। मतलब अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको डीएनए कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात करी है उत्तराखंड में, और ये कहाँ पर बनाने की बात करी है, तो हरिद्वार में बनाने की बात करी है। ठीक है, पहले ये उधम सिंह नगर में बनने जा रहा था, लेकिन अब ये हरिद्वार में बनाया जाएगा। तो ये भी आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंस के एग्जाम के लिए आप इसको जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में एज ए एग्जाम्पल के तरीके से कोड कर सकते हैं। और जीएस पेपर 6 उत्तराखंड की इकोनॉमी से भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या होगा अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तराखंड में बनेगा। तो ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, मतलब पूरे एनालिटिकल वे में देखेंगे हम इन टॉपिक्स को, है ना, जैसे हम करते ही आते हैं। फिर जो चौथा टॉपिक है हमारे पास, उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, और ये नोएडा में लगाने की बात करी जा रही है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया था। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, साथ में मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 3 के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, फिर पांचवा जो टॉपिक है आपके पास पैक्स सिलिका है। मैंने आपको एक बार टेलीग्राम में पैक्स सिलिका और पैक्स सिनिका के बारे में पूछा था। पैक्स सिलिका अमेरिका से रिलेटेड है और पैक्स सिनिका चाइना से रिलेटेड है। तो आज इन दोनों टॉपिक्स को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और भारत ने क्या करा है, पैक्स सिलिका पे हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंस एग्जामिनेशन के में जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें वहां के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में भी एक टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, फिर इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट जो अपनी
दिल्ली में अभी चल रही है, उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, तो वो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से सीधे सीधे रिलेट करता है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी सीधे सीधे क्या करता है, टॉपिक रिलेट करता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बायोफैक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2026 ये समिट हुआ है, ये पीआईबी की न्यूज़ है, ये पीआईबी की न्यूज़ है। और ये जर्मनी में लगने वाला एक मेला है, जर्मनी में लगने वाला एक मेला है, जो कि क्या है, जो किससे संबंधित है, जो अपना खाद्य सुरक्षा है उससे संबंधित है ना, जैविक खाद्यान्न से संबंधित है ये। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत ने यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो साथ साथ इंपॉर्टेंट है ये, साथ में जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जीएस पेपर 6 में आप इसको उत्तराखंड के इकोनॉमी से भी डायरेक्ट, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड भी जैविक खेती की ओर क्या हो रहा है, लगातार अग्रसर है ना। तो उत्तराखंड के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट इसमें खुल जाते हैं, जैसे हाउस ऑफ हिमालय ब्रांडिंग है अपनी, ठीक है, जैसे आप सेबों का उत्पादन करते हैं या अपने जो मिलेट मिशन है, ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो ये बी कॉरिडोर है, ये भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पीआईबी की न्यूज़ है अगेन, और ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए। और जो आपकी स्टैचुटरी बॉडी है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। साथ में मेंस में ये जीएस पेपर 2 अपने पॉलिटी से क्या करता है, डायरेक्टली रिलेट करता है, मतलब जहाँ पर स्टैचुटरी बॉडी होती हैं वहाँ पर ये रिलेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बीच में पूछता हूँ, आप उनका शानदार, यहाँ पर कुछ लोग शानदार आंसर करते हैं। जैसे मैंने आपको परसों पूछा था और ऑलिव रेटेल टर्टल के बारे में, तो गाहिर माथा बीच ये इनके लिए बड़ा ही फेमस है। मैंने IUCN के बारे में आपको पूछा था कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो कुछ लोगों ने इसके बहुत ही शानदार आंसर दिए। कार्बन सिंह के बारे में पूछा था, है ना। फिर NGT के चेयरमैन कौन होते हैं, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव होते हैं मतलब अभी वर्तमान में, ठीक है। और NGT कब बना था, तो 2010 में बना था। हम इस टॉपिक को भी क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बीच में पूछता हूं, आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। और जो भी लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है, आज से हम 2020 MCQ सीरीज़ भी शुरू कर लेंगे। ये शाम के आसपास आएगी, ठीक है, आपके पास। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं मुझसे, पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं, है ना, तो आप टारगेट यूके PSC के टेलीग्राम चैनल को सर्च करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगातार मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ आपको, है ना, चाहे वो एनालिटिकल वे में हो, चाहे वो फैक्चुअल बेस में हो। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं टारगेट यूके PSC के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक वन लाइनर न्यूज़ है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है INS अरिधमन के बारे में, ठीक है। तो INS अरिधमन है, ये भारतीय पनडुब्बी है एक, मतलब भारत के नौसेना में पनडुब्बी है ये एक INS अरिधमन, और इसको नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इस पनडुब्बी में क्या है कि K-15 मतलब K-15 और K-4 मिसाइलें से लैस है ये, तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकता है आपको आने वाले टाइम में कि INS जो अरिधमन है उसका संबंध किस चीज़ से, पनडुब्बी से है ना, या जहाज से है, या किस चीज़ से। तो ये क्या है, एक पनडुब्बी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। अब मैंने आपको कार्बन सिंक के बारे में पूछा, तो कार्बन सिंक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल से देख लेते हैं। अगर ये आपके पास मेंस में भी आता है तो आप इसको लिखने के कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन सिंक क्या है, कार्बन सिंक कोई भी ऐसा प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने की तुलना में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब एमिशन कम करता है और एब्जॉर्ब क्या करता है, ज़्यादा करता है, उसे ही क्या कहते हैं, कार्बन सिंक कहते हैं। अब कार्बन सिंक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल कार्बन सिंक। तो नेचुरल कार्बन सिंक जैसे महासागर है, ठीक है। अब महासागर में क्या है कि जो ये भी कार्बन सिंक का काम करता है, क्योंकि जो महासागर में जो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, मतलब जो भी वहाँ के पौधे हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कार्बन को अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को पानी में छोड़ देते हैं। तो महासागर भी क्या है भाई, एक कार्बन सिंक का काम करते हैं। जंगल और पेड़ पौधे भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है, और क्या इमिट करते हैं, ऑक्सीजन इमिट करते हैं। सोयल अपनी जो मिट्टी है वो भी कार्बन सिंक का काम करती है। जो हमारे वेटलैंड और पिटलैंड है ये भी क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। पर ये क्या है, ये प्राकृतिक कार्बन सिंक है, ठीक है, ये क्या है, ये
एक प्राकृतिक कार्बन सिंक है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कृत्रिम कार्बन सिंक के बारे में है कि कार्बन कैप्चर एवं एंड स्टोरेज, जो हम क्या करते हैं, जो कार्बन कैप्चर्स हम अपने बड़े बड़े शहरों में लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि कार्बन को अपनी ओर ले लेते हैं और उसके बाद कहीं ज़मीन के नीचे उसे क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन कैप्चर से क्या है, कृत्रिम कार्बन सिंकर हैं। ये डायरेक्ट एयर कैप्चर हैं। ये विशाल मशीनों या पंखों की तरह होते हैं जो सीधे हवा से CO2 को खींचते हैं और फिल्टर करके अलग कर देते हैं, मतलब CO2 को अलग ले लेते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में फिर से छोड़ देते हैं। तो ये क्या है भाई, आर्टिफिशियल कार्बन सिंक्स हैं। क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो तापमान नियंत्रण के लिए इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में जो CO2 है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या करती है, सूरज की गर्मी को रोकती है ना। और सिंक इस गैस को सोखकर पृथ्वी में जो तापमान है उसको संतुलित करने का काम करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन सिंक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो कार्बन सिंक का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तापमान नियंत्रण का काम करता है ये। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन से बचाव भी करता है। अत्यधिक बारिश, सूखा और पिघलते हुए ग्लेशियर जैसे समस्याओं की गति को धीमा करने में कार्बन सिंक एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने मेन आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। और जो हमारा नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 तक, ठीक है, हमको क्या करना है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हमने रखा है, तो वो वहाँ के लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कार्बन सिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 तरीके से बता सकते हैं कि कार्बन सिंक क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तापमान नियंत्रण के लिए, जलवायु परिवर्तन के बचाव के लिए, और नेट जीरो का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। लेकिन वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चुनौतियां क्या है। तो आजकल मानवीय गतिविधियों के कारण ये कार्बन सिंक खतरे में है और कई बार कार्बन स्रोत में बदल जाते हैं, जैसे वनों की कटाई और फॉरेस्ट फायर। जंगलों में आग लगने से पेड़ों में जमा सारा कार्बन वापस वायुमंडल में CO2 के रूप में चला जाता है। तो ये हम देखते हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, वहाँ क्या हो जाता है, अत्यधिक धुआं हो जाता है। तो जो भी उन्होंने मतलब जो भी पेड़ पौधों ने क्या करा है, कार्बन को एब्जॉर्ब किया है, वो फिर क्या हो जाता है, वापस वायुमंडल में CO2 को इमिट कर देता है। फिर महासागरों अम्लीकरण, मतलब जो अम्लीकरण है, महासागर बहुत अधिक CO2 सोखे रहते हैं, जिससे उनका पानी अधिक अम्लीय हो रहा है। यह समुद्री जीवन और उनके कार्बन सोखने की क्षमता दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि महासागरों का अम्लीकरण। तो चुनौतियां क्या हैं, ये सीधे सीधे आपको पता ही चल चुका है, फॉरेस्ट फायर हो गया, या चाहे क्या है, महासागर में एसिडिफिकेशन की बात करी जाए तो ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कार्बन सिंक के बारे में पूरे डिटेल में पता चल गया होगा कि कार्बन सिंक होता क्या है, कितने प्रकार के कार्बन सिंक होते हैं, ठीक है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या चुनौतियां हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है थोड़ा भी, आपको अगर ये चीज़ें आपको बेनिफिशियरी लग रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। ठीक, तो यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो इंडियन AI इम्पैक्ट समिट है और भारत में गूगल की नई पहलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या कर रहा था गूगल भारत में अपना सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर $15 अरब का निवेश के साथ आंध्र प्रदेश में स्थापित कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो गूगल का AI डेटा सेंटर बन रहा है वो कहाँ पर बनने की बात कर रही है भाई, आंध्र प्रदेश में स्थापित होने की बात कर रही है। तो ए इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय सबसे गेटवे के निर्माण के लिए गूगल ने रिलायंस जियो के साथ, और नहीं, इन्होंने अडानी के साथ क्या करा है, अडानी के साथ इन्होंने टाइप करा है, अडानी और एयरटेल के साथ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जैसे ही बी ऑप्शन गलत हो जाता है, फिर तीसरा है कि गूगल डीप माइंड में भारत में विज्ञान और AI रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी करी। तो ये बिल्कुल सही है। भारत इस वैश्विक मंच पर पश्चिमी देशों की तरह प्रोप्राइटी AI का समर्थन कर रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें क्या है, 1 और 3 सही ऑप्शन है। तो इसका क्या है, बी बॉल क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बी बॉल सही आंसर है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे केंद्रीय बजट के संदर्भ में नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, तो ये कहाँ पर लगाने की बात कर रहे हैं भाई, लद्दाख में लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 2 नए टेलीस्कोप कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लद्दाख में लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फिर है राइट टू रिकॉल, एक हमने
टॉपिक करा था, पिछले डीएनए में करा था। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये राघव चड्ढा जी ने क्या करा था, लोकसभा में बोला था इस चीज़ को। तो हमने इसको क्या कर लिया, डिटेल में इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो राइट टू रिकॉल के बारे में क्या है, यह वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए लागू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना तो लोकसभा के लिए है और ना ही विधानसभा के लिए है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव में लागू है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन क्या है, सही, सॉरी ए ऑप्शन क्या है, सही है। केवल 2 इसका क्या है, सही ऑप्शन है। तो हमने देखा था कि केवल और केवल ये क्या है, स्थानीय निकाय चुनाव में ही राइट टू रिकॉल वाली परिभाषा है ना, वहीं पर ये लागू है मतलब अभी। और अभी भी सबसे पहले कहाँ पर था, ये तो मध्य प्रदेश में था। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, हमने ये परसों एक स्टैच्यूटरी बॉडी पढ़ी थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। इसके सभी सदस्य अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए, बिल्कुल सही है। जैन समुदाय को अंत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। तो ये इसका क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है। इससे पहले हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग बनाने की भी बात थी, है ना, जिसमें क्या करा था, जो मदरसा बोर्ड है उनको ख़त्म करके हमने क्या बनाया था, अल्पसंख्यक यहाँ पर बनाया था राज्य अल्पसंख्यक आयोग। तो ये भी आपके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड न्यूज़ में क्या है, सबसे पहले है जलवायु परिवर्तन। तो देखो जलवायु परिवर्तन, और कल की जो कॉपी थी, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, हमने उस वीडियो में डिटेल में जाना है कि आप एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उस वीडियो को देखना, वो आपको चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो उस वीडियो में देखना कि कैसे हमने ऐसे लिखने हैं। तो उसी ऐसे में, उसी कॉपी में एक ऐसे आया था आपके पास, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा। देखो खाद्य सुरक्षा के बारे में हम डीएनए में दिसंबर के महीने में पढ़ चुके थे कि जो हमने क्या पढ़ा था उस टाइम पे, राष्ट्रीय खाद्य मिशन और राज्य खाद्य मिशन को हमने डिटेल में पढ़ा था। और वहाँ पर देखा भी था कि उसकी वैश्विक चिंता क्या है या उत्तराखंड के संदर्भ में उसकी चिंताएं क्या है। आज हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन की क्या चिंताएं हैं, और जलवायु परिवर्तन में भी हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखेंगे उत्तराखंड के रिगार्डिंग में, भूस्खलन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है, भूस्खलन तेज रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के दिन कम हुए हैं। देखो एक तो क्या हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पास क्या हो गए, बारिश के दिन कम हो चुके हैं, लेकिन बारिश की तीव्रता बहुत बढ़ गई है। मतलब अगर जब भी बारिश आती है, पहले तो बारिश बहुत कम आती है, और जब भी बारिश आती है तो उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ गई है अब, ठीक है। जिसकी वजह से पिछले 25 वर्षों में वर्ष 2000 के बाद में राज्य में विशालकारी भूस्खलन की घटनाओं में कितने की वृद्धि हुई है, तो 67% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखो ये प्रीलिम्स में ये सीधे सीधे फैक्ट आपके पास आ सकता है। मेंस में आप इसको चाहे ऐसे आए तो आप इसको डायरेक्ट तरीके से ऐसे में कोड कर सकते हैं, चाहे आप इसको जीएस पेपर 6 उत्तराखंड का जो भूगोल है वहाँ पर अगर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या जलवायु परिवर्तन से उत्तराखंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, वहाँ पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस डेटा का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जीएस पेपर 1 भूगोल वाले कंपोनेंट में, और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में, जहाँ पर भी ये भूस्खलन या आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी आप इस डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट हैं जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो शोध करने वाली संस्था कौन थी, तो तीन इसमें क्या थे, संस्थान क्या थे, शोध कर रहे थे। एक तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। कहाँ पर है, देहरादून में है। दूसरा है दून विश्वविद्यालय, और तीसरा है एचएनबी जो हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसका कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में है, ठीक। तो ये तीन संस्थानों ने क्या करा है भाई, इस पर शोध किया है। जर्नल का नाम क्या था, जिस जर्नल में ये छपा हुआ था, तो इस जर्नल का नाम था इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में ये शोध प्रकाशित हुआ था। आंकड़े क्या बताते हैं कि सन 2000 के बाद उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भीषण आपदाएं और भूस्खलन दर्ज किए गए हैं, तो 67% दर्ज किए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, ठीक है। भविष्यवाणी भी करी है इन्होंने कि किन जिलों में वार्षिक वर्षा में 6 से 8% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, तो उधम सिंह नगर में और नैनीताल में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो उधम सिंह नगर है हमारा क्या है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। साथ ही साथ क्या है कि जो हमारी कृषि है,
कृषि भी क्या होती है, मैदानी भागों में ज़्यादा होती है। तो जब ऐसे जलवायु परिवर्तन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कृषि पे पड़ेगा, भूस्खलन पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे क्या है, अत्यधिक हैं। तो जब भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी दिक्कत होगी तो वो सीधे सीधे जान माल की हानि करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसको अगर हम मेंस में सीधे सीधे कोड करें तो उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हो रहे हैं, सीधा सीधा जीएस पेपर 6 का क्या है, ये टॉपिक है ना, जीएस पेपर 6 का टॉपिक है। और यहाँ पर बताया गया कि मानसून के 4 महीनों में पहले बारिश का पैटर्न समान रहता था, लेकिन अब बारिश के दिन कम हो गए हैं और तीव्रता मतलब इंटेंसिटी में भारी वृद्धि हुई है। तो जो बारिश की इंटेंसिटी है ना, वो ज़्यादा हो गई है। अब लंबी अवधि की मध्यम बारिश की बजाय क्या है, कम दिनों में बहुत अधिक बारिश हो रही है। देखो, जब भी कम दिनों में अधिक बारिश होती है ना, तो इससे बाढ़ की समस्याएं देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो टूटने का खतरा होता है। भूस्खलन जैसी जो गतिविधि है, मतलब जो आपदा है, वो बढ़ने को मिलती है हमको। और इससे क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट कृषि पे पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट औद्योगिक क्षेत्र पे पड़ते हैं, है ना। और जिससे क्या होता है भाई, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर मैदानी क्षेत्रों पर इसके क्या प्रभाव, तो वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में उधम सिंह नगर और नैनीताल जो मैदानी तराई क्षेत्र में है, कि वहाँ पर क्या होगा, वार्षिक वर्षा में कितनी की वृद्धि है, तो 6 से 8% की वृद्धि हो सकती है, ऐसा बताया गया है। आपदा प्रबंधन और भूस्खलन, तो कारण और प्रभाव क्या है, 24 घंटे में से कम की तीव्र बारिश छोटे भूस्खलन लाती है, जबकि 48 से 42 घंटे की लगातार बारिश बड़े और विनाशकारी भूस्खलन का कारण बनती है। तो ये डेटा है जो ये आपको याद होना चाहिए कि जो 24 घंटे की बारिश होती है वो क्या करती है कि छोटे भूस्खलन का कारण बनती है। ठीक है, लेकिन बारिश क्या होती है, तीव्र होती है। देखिए, दोनों सिचुएशन में बारिश तीव्र ही है। अगर 3 दिन तक या 2 दिन तक भी बारिश चल रही है, 48 घंटे और 72 घंटे तक या 3 दिन तक भी बारिश चल रही है, तो वो जो बारिश होती है वो भी तीव्र बारिश होती है, और उससे क्या आते हैं, विनाशकारी भूस्खलन आते हैं। साथ ही साथ में अगर जो 1 दिन की बारिश चल रही है उसमें भी क्या खतरे हैं, तो छोटे भूस्खलन वो क्या करती है, बना देती है। ठीक है, मतलब छोटे भूस्खलन हो जाते हैं उससे। अब इस डेटा का यहाँ पर क्या प्रयोग है, तो 1868 से 2025 तक 158 सालों के बीच 64 प्रमुख भूस्खलन घटनाओं में से 67% केवल साल 2000 के बाद आए हैं, जिसमें से कितने लोगों की जान गई है, तो 1516 लोगों की जान गई है। तो इस डेटा का उपयोग आप ऐसे में कर सकते हैं, इस डेटा का उपयोग आप अपने जीएस पेपर में कर सकते हैं, चाहे आप जीएस पेपर 1 की बात करें, चाहे जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक की बात करें, या जीएस पेपर 6 उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आप इस डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट भूस्खलन है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही आप इसको मेंस में भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मालपा भूस्खलन क्षेत्र, मालपा भूस्खलन को पढ़ते हैं। ये कब हुआ था, तो ये 1998 में हुआ था। मालपा का स्थान कहाँ पर है, कौन से जिले में से रिलेट करता है, तो पिथौरागढ़ जिले से रिलेट करता है, और काली नदी के पास में है ये जगह मालपा। ठीक है, तो यहाँ पर भूस्खलन हुआ था 18 अगस्त 1998। जो आपके यूके SSC के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूके PSC के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की भी बात करें, तो वहाँ पर भी ये डेट क्या हो जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो 18 अगस्त 1998 को क्या हुआ था, मालपा भूस्खलन आया था। ठीक है, ये डेट भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कर नहीं सकते बल्कि आपको करनी ही चाहिए। को मालपा गांव के पास एक विशाल भूस्खलन हुआ था। यह उत्तराखंड के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इस आपदा में कैलाश मानसरोवर यात्रा के कई तीर्थयात्री क्या हो चुके थे, मर गए थे। इसमें मशहूर नृत्यांगना प्रतिमा वेदी भी शामिल थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि प्रतिमा वेदी जी का निधन कौन से भूस्खलन में हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था भाई, मालपा भूस्खलन में। और ये भूस्खलन कब आया था, तो 18 अगस्त 1998 को आया था। फिर गोहना ताल के बारे में है, तो गोहना ताल में जो भूस्खलन आया था वो 1893-94 में आया था। ठीक है, इस स्थान कहाँ पर है, तो चमोली में है, विरही गंगा नदी की घाटी पर है ये गोहना नामक ताल। ठीक है, इसका विवरण देख लेते, तो 1893 में एक भारी भूस्खलन के कारण विरही नदी, अलकनंदा की सहायक नदी है विरही नदी। देखो, कई बार ऐसे सहायक नदियों के बारे में भी आ जाता है कि अलकनंदा की सहायक नदी क्या है, विरही नदी। अच्छा, मैं आपको आज टॉपिक देना भूल गया, आप मुझे AQI के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, कहाँ पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। AQI के बारे में आप पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए। ठीक है, कि AQI क्या होता है, क्या इसके इंडिकेटर होते हैं। साथ साथ में आप मुझे ये बता दीजिए कि AQI में कितने प्रदूषित गैसों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 8 हैं वो, तो आपको उनके बारे में मुझे बताना है। खैर,
अब आते हैं वापस टॉपिक पे। तो विरही नदी किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा की सहायक नदी है। का रास्ता रुक गया और एक विशाल झील गोनाताल बन गया। देखो गोनाताल बन गया था भूस्खलन के कारण, और भूस्खलन के कारण ही गोनाताल क्या हो गया था 1894 में प्राकृतिक बांध टूट गया, जिससे श्रीनगर और ऋषिकेश तक भारी तबाही मची थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रबंधन किया था। क्यों? क्योंकि उनको चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि जनहानि हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या हुई थी, जनहानि कम हुई थी। कहाँ पर? गोहनाताल में। तो ये घटना कब की है? 1894 की घटना है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी से संबंधित है। तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नदी है भाई? विरही नदी है। ठीक है, विरही गंगा नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऊखीमठ भूस्खलन। तो ऊखीमठ भूस्खलन 2 बार हुआ था, एक हुआ था 1998 में और एक हुआ था 2012 में। और ऊखीमठ भूस्खलन का संबंध कौन से जिले से? रुद्रप्रयाग जिले से। विवरण क्या है? तो 1998 में और फिर 2012 में मध्य महेश्वर घाटी में भारी बारिश के कारण ऊखीमठ क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन हुए, जिसमें कई गाँव क्या हो गए थे? मलबे में दब गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर केदार आपदा, तो ये तो आपको पता ही है 2013 में हुई थी। आपको मुझे डेट बतानी है और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और इसी के बाद हमारा क्या बना था? SDRF बनी थी। SDRF स्टेट जो हमारी क्या है SDRF है, वो कब बनी थी? तो वो इस आपदा के बाद बनी थी। ठीक है, तो कौन सा स्थान था? केदार घाटी रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी नदी से संबंधित है ये। ठीक है, किनारे है मतलब। विवरण क्या था? हालांकि इसमें फ्लैश फ्लड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट माना जाता है, लेकिन चौराबाड़ी ताल टूटने के बाद पानी के भयंकर बहाव ने रामबाड़ा और गौरीकुंड के बीच पहाड़ों के किनारों को काट दिया, जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ और पूरा रामबाड़ा नक्शे से मिट गया। तो आपको पता होना चाहिए कि केदार आपदा कब आई थी। ठीक है, फिर रैणी गांव ऋषि गंगा आपदा, ये 2021 में थी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपदा है आपके एग्जामिनेशन, मतलब आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये कई बार आपसे पूछी जाती है। तो कौन सा स्थान है भाई? चमोली है। ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में आई थी ये। ठीक है, क्या है ये? तो फरवरी 2021 में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा रॉक और आइस एवलांच टूटकर ऋषि गंगा में गिरा, जिसके कारण भयंकर मलबा और भूस्खलन हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस आपदा में तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में कहाँ पर बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, कब शुरू हुआ था। ठीक है, किसने इसको शुरू किया, तो इसके बारे में। ठीक, ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जोशीमठ भूधसाव, तो ये कहाँ पर हुआ था भाई? चमोली जोशीमठ में हुआ था। ये अभी की घटना है 2023 में। ठीक है, यह अचानक होने वाली भूस्खलन नहीं है, बल्कि क्या है? लैंड सब्सिडेंस, मतलब जमीन का धीरे धीरे धंसने से है। यह मतलब यह MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट फ्रंट लाइन और अनियोजित विकास अनप्लान्ड डेवलपमेंट का क्या है? एक सीधा एग्जाम्पल है। और यहाँ के लोगों को कहाँ पर बसाया गया था? तो पीपल कोटी एक जगह है। ठीक है, वहीं पर चमोली में पीपल कोटी। तो यहाँ के लोगों को, जोशीमठ के लोगों को वहाँ पर स्थानांतरित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा टॉपिक, और ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ है। आप इसका क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, जो समाप्त होता है अब। फिर है अवैध दवा फैक्ट्री, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। ठीक है, CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है? इस पर शिकंजा कसा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है? तो देहरादून में केंद्रीय आयुष मंत्रालय और राज्य विभाग ने एक अवैध दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां प्रशासन के नाक के नीचे पिछले 5 सालों से बिना लाइसेंस के नकली आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं बनाकर देश भर में सप्लाई हो रही थी। तो देखो कितनी बड़ी बात है ये सीधे सीधे टॉपिक ना इथिक्स GS पेपर 4 से रिलेट करता है एक चीज़। ठीक है, GS पेपर 2 गवर्नेंस से भी रिलेट करता है। ठीक है, गवर्नेंस से भी रिलेट करता है, गवर्नेंस की लापरवाही भी है ये। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर CDSO के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण है। आयुष मंत्रालय, इसका गठन कब हुआ था? तो देखो ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, पेपर में पूछ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2014 को हुआ था। और इसमें कौन कौन से चिकित्सा पद्धति शामिल है? तो देखो आयुर्वेदा है। देखो आयुर्वेदा, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी है। ठीक है, S फॉर सिद्धा है, और H फॉर क्या है? होम्योपैथी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जो
आयुष है, इसमें कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति है? तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और क्या है, होम्योपैथी है। देखो ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर उत्तराखंड की स्पेसिफिक बात करें तो राज्य आयुर्वेद और यूनानी सेवा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो भाई ये सहस्त्रधारा रोड देहरादून में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा सकता है आपको कि इसका निदेशालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, राज्य आयुर्वेद और यूनानी सेवा का, तो कहाँ पर है, देहरादून में है। और उत्तराखंड में स्वास्थ्य और औषधि नियंत्रण से जुड़े हालिया सरकारी कदम या अधिनियम यही बनाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको जीएस पेपर 3 भारतीय राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय एवं प्रशासन से सीधे रिलेट कर सकते हैं, सीधे सीधे गवर्नेंस और जवाबदेही, मतलब गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी पे बात करते बता सकते हैं कि जिस सड़क सहस्त्रधारा रोड पर आयुष निदेशालय है, वहीं एक अवैध फैक्ट्री 5 साल से चल रही है। यह सरकारी तंत्र की भारी लापरवाही, खुफिया विफलता और अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी की कमी को दर्शाता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट ऐसे चीज़ों को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल की तरीके से इसमें बता सकते हैं। और रेगुलेटरी बॉडी की क्या भूमिका है? तो जो हमारा CDSCO है और जो हमारा स्टेट ड्रग कंट्रोल है और जो हमारा आयुष विभाग है की कार्य प्रणाली और उनके बीच समन्वय की कमी का सवाल, जब ऐसे चीज़ें होती है तो जो इनके बीच में जो समन्वय है, ठीक है, उन पे क्या होते हैं, सवाल खड़े होते हैं। तो जैसे ही सवाल उठ खड़े होते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है कि गुड गवर्नेंस की क्या है, कैसी भूमिका है, ठीक है, और गुड गवर्नेंस के लिए चैलेंजेस क्या है? तो यही तो चैलेंजेस हैं इनके लिए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप जीएस पेपर 3 जो हमारी इकोनॉमी है उससे और सामाजिक विकास से भी क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कर चोरी और समानांतर अर्थव्यवस्था मतलब ब्लैक इकोनॉमी, मौके से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिलना काले धन और आयकर की चोरी का सीधा एग्जाम्पल है, यहाँ पर बताया गया है। जीएसटी प्रणाली की विफलता, बिना पंजीकरण के दवाएं पूरे देश में सप्लाई हो रही थी और कई चेक पोस्ट पार कर रही थी, जो जीएसटी विभाग की निगरानी प्रणाली में भी बड़ी सेंध को उजागर करता है। तो ये भी क्या है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूज़ है। चाहे आप इसको सीधे सीधे गवर्नेंस से जोड़ें, चाहे आप इसको रेगुलेटरी बॉडी से जोड़ें, चाहे आप इसको ब्लैक इकोनॉमी से जोड़ें, चाहे आप इसको जीएसटी प्रणाली की विफलता से जोड़ें, ये बहुत ही अच्छा एक आपके लिए एग्जाम्पल आ चुका है। और साथ साथ में ऐसे से भी जोड़ सकते हैं, इथिक्स से भी जोड़ सकते हैं, जीएस पेपर 3 सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जोड़ सकते हैं, पब्लिक हेल्थ से जोड़ सकते हैं कि मिलावटी और नकली दवाओं विशेषकर मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर रोगों के लिए का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला गंभीर प्रभाव क्या हो सकते हैं। अगर पब्लिक हेल्थ इतनी बेकार हो गई तो इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आयुष वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में मानकीकरण की कमी और फर्जी डिग्रियों के माध्यम से चिकित्सा के नाम पर धोखाधड़ी भी होती है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सीधे सीधे जीएस पेपर 4 में तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप मेडिकल इथिक्स की बात करें या सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की बात करें, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी, ये आपके लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि ये बकवास सी एक न्यूज़ लग रही होगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय प्रशासनिक गुड गवर्नेंस में चुनौतियों की बात आए तो आप इसको एज एग्जाम्पल की तरीके से कोर्स कर सकते हैं। और जब ये न्यूज़ में है ना, तो ये एक ऑथेंटिकेट सोर्स है, मतलब ऑथेंटिकेट डेटा है। और जब भी आप ऑथेंटिकेट डेटा को अपने क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं, आंसर राइटिंग में लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको नंबर मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है और ये कितने सारे सब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। जीएस पेपर 3 ब्लैक इकोनॉमी, जीएसटी के कलेक्शन में विफलता हो गई और सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ हो गई, या जो सामान्य विज्ञान है उससे, या जीएस पेपर 4 इथिक्स से सीधे सीधे कैसे रिलेट कर रहा है। तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, बड़ा ही अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करी गई है, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, उत्तराखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट अब उधम सिंह नगर में नहीं बल्कि हरिद्वार बुग्गावाला क्षेत्र में बनाए जाने की संभावना तलाशी जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, न्यूज़ है, ठीक है। साथ में ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। परियोजना क्या है, उत्तराखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, एजेंसी क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NPCIL। नया स्थान कौन सा खोजा है, तो हरिद्वार का बुग्गावाला क्षेत्र खोजा है, ठीक है। निरस्त कौन, मतलब कहाँ पर समाप्त कर दिया गया, तो उधम सिंह नगर में। और कारण क्या बताया कि जमीन के बीच में रेलवे लाइन का गुजरना, इसलिए क्या है, ये
उन्होंने वहाँ से हटाकर कहाँ कर दिया, हरिद्वार कर दिया। अनुमानित क्षमता क्या है, तो 1000 मेगावाट से अधिक का है। ठीक है, भूमि की आवश्यकता कितनी है, तो 300 एकड़ न्यूनतम भूमि चाहिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर आप इसको मेंस में कोड करना चाहें तो जीएस पेपर 3 में सीधे सीधे कोड कर सकते हैं और जीएस पेपर 6 में सीधे सीधे कोड कर सकते हैं ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर। तो इस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऊर्जा संसाधन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो उत्तराखंड अभी मुख्य रूप से जल विद्युत पर निर्भर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से राज्य को बेस लोड ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, बेस लोड ऊर्जा मिलेगी जो जल विद्युत की मौसमी कमी है, जैसे सर्दी गर्मियों में पानी की कम होने के कारण क्या हो जाता था, यहाँ पर बिजली जो बनती थी वो कम बनती थी। लेकिन अब जैसे ही हाइड्रो पावर प्लांट्स लगेंगे तो बिजली ऐसे ही बनती रहेगी, लगातार बनती रहेगी। फिर पावर सप्लायर्स राज्य, तो 1000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा होने से उत्तराखंड न केवल अपनी 2700 मेगावाट की पीक डिमांड पूरी करेगा, बल्कि पावर सरप्लस राज्य बनकर दूसरे राज्यों में भी बिजली बेच सकेगा, जो राज्य के रेवेन्यू के लिए एक बड़ा स्रोत हो सकता है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल, मतलब दोनों ही क्या है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, इनको आप अपने आंसर में कोड कर सकते हैं। साथ में योजना और बाधाएं क्या है, प्लानिंग और क्या बाधा आ सकती है, चुनौती आ सकती है। तो ये केस स्टडी है कि क्या उधम सिंह नगर की जमीन का निरस्त होना परियोजना नियोजन में तकनीकी बाधाओं का उदाहरण है। एनपीसीआईएल ने जमीन के बीच से रेलवे लाइन गुजरने के कारण इसे खारिज कर दिया। यह दिखाता है कि बड़ी परियोजनाओं के लिए साइड चेन जो जहाँ पर बनेंगी में माने की तकनीक कितने कठोर होते हैं। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका एक सब्स्टिट्यूट था क्या, छोटे पावर प्लांट्स की बात, छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात लगातार भारत कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ही बनाने हैं, अगर छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाए जा सकते हैं और वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनसे कभी दुर्घटना होती है तो वो कम एरिया में होती है। ठीक है, जब भी परमाणु ऐसे बनते हैं ना, ये न्यूक्लियर जो बनती हैं, न्यूक्लियर साइट्स बनती हैं, यहाँ पर दुर्घटना की जो चांसेस होते हैं अगर वो हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ये बड़े ही खतरनाक होते हैं और ये मतलब काफ़ी टाइम तक रहते हैं। जैसे चेरनोबिल की घटना, चलो आप मुझे बता दो कि चेरनोबिल की घटना कौन से देश से रिलेटेड है और ये कब हुई थी। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और आजकल न्यूज़ में भी है ही। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर भूमि अधिग्रहण और चुनौतियाँ भी हैं यहाँ पर। हरिद्वार के बुग्गूवाला क्षेत्र में नेताओं और नौकरशाही के निवेश और जमीन के दाम बढ़ने की बात कही गई है, जो क्या करता है, जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस में विकास बनाम निहित स्वार्थ या भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों के उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि जो अपना नेता और नौकरशाहों के बीच समन्वय, और यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, जो जमीन के दाम है वो घट बढ़ सकते हैं, घट तो नहीं सकते लेकिन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपके लिए एमसीक्यू है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसा टॉपिक था या कौन सा टॉपिक था। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू है, आई होप आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब जो अगली न्यूज़ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप संयंत्र की आधारशिला रखी है, जो भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और उत्तर भारत का तो ये क्या है, पहला सेमीकंडक्टर है। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं। तो कहाँ पर लगने की बात करी गई है, जेवर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, सेक्टर 28 में लगाने की बात कही है। क्यों विशेष है, तो ये उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है। कौन सी कंपनी है, तो यह HCL भारत और फॉक्सकॉन ताइवान और संयुक्त उपक्रम जो HCL है और फॉक्सकॉन का क्या है, एक जॉइंट वेंचर है ये। ठीक है, जो ये नोएडा जेवर में क्या लगेगा, पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगेगा। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपनी कौन से, तो एक भारत की HCL है और दूसरा ताइवान की क्या है, फॉक्सकॉन है। ठीक है, सुविधा का प्रकार क्या है, तो यह एक OSAT मतलब आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा है। उत्पादन की क्षमता क्या है, तो चिप का निर्माण वर्ष 2028 तक शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के फैक्ट हैं, जो आपके प्रीलिम्स में सीधे सीधे आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब इसको आप कहाँ पर इसको आप क्या करोगे, कोड कर सकते हो। तो जीएस पेपर 3 की बात करें, आर्थिकी और सामाजिक विकास में, तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, यह प्रोजेक्ट 3706 करोड़ के निवेश
लगाए और अर्थव्यवस्था में हर साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। रोजगार भी क्या करेगा, सृजित करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसे संयंत्र लगते हैं जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, तो ये क्या करता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है, ऑब्वियस सी बात है, फिर ये रोजगार सृजन भी करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेक इन इंडिया वाले जो हमारा क्या है इनिशिएटिव है और आत्मनिर्भर भारत वाला इनिशिएटिव है, उसको भी क्या करता है, उसको और सशक्त बनाता है। तो इस संयंत्र में करीब 3500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर भी स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। कैसे लेबर की जरूरत होती है, तो भाई स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है और इंपॉर्टेंट है, मतलब स्किल्ड लेबर। अब भारत लगातार क्या करेगा, स्किल्ड लेबर भी बनाएगा इसी चीज के लिए, ठीक है। फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, तो यहाँ भारत आयात इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करके और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। साथ में आयात भी तो बढ़ेगा इन सब चीजों से। तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए क्या है, एक अच्छी शुरुआत है। फिर चिप स्टार्टअप प्रोग्राम और 8500 प्रोफेशनल्स की तैयारी भी करने की बात है। तो चिप मतलब जो हमारा अपना सेमीकंडक्टर है, चिप बनाना दुनिया के सबसे जटिल कामों में से एक है। इसके लिए केवल मशीनों और फैक्ट्रियां ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अत्यधिक, देख लो मैंने बोला था, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर है प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार के सेमिकॉन इंडिया मिशन के तहत एक चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम और सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर स्किल पहल चलाई जा रही है। इसका लक्ष्य भारत में चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम क्या है, तैयार करना है। तो सेमिकॉन इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि सेमिकॉन इंडिया चिप्स टू स्टार्टअप क्या है। तो ये क्या है कि भारत में जो चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम क्या करना है, डेवलप और तैयार करना है। तो ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंटली आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको GS पेपर 3 से कनेक्ट करना चाहें तो सीधे तरीके से कर सकते हैं। साथ में आप इसको ऐसे में भी क्या कर सकते हैं, इस डेटा को पुट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डेटा है आपके लिए, ऐसे के लिए। और फिर 85,000 प्रोफेशनल्स का निर्माण, सरकार का लक्ष्य है अगले 5 से 10 वर्षों में BTech MTech PhD स्तर के 85,000 से अधिक इंडस्ट्री रेडी टैलेंट तैयार करना, जिसमें VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े इंजीनियर शामिल होंगे। तो देखो यहाँ पर 85,000 लोगों को क्या मिलेगी, प्रत्यक्ष नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। वो लोग क्या होने चाहिए, हाईली स्किल्ड होने चाहिए। फिर है ह्यूमन कैपिटल के बारे में, यह योजना दर्शाती है कि भारत केवल विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपना खुद का ब्रेन पावर विकसित कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सरकार चिप डिजाइन करने वाले भारतीय स्टार्टअप को डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के तहत वित्तीय मदद भी करेगी, जिससे रोजगार के क्या होंगे, नए अवसर पैदा होंगे। तो सरकार भी लगातार क्या कर रही है, इन सब पहलों में क्या कर रही है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। वो लगातार जैसे यही योजना है, देखो DLI डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसे योजनाओं को क्या कर रही है, शुरू कर रही है, और लोगों को क्या करेगी, जो भी ऐसे कामों को क्या करेगा, लेगा, ठीक है, उनको क्या करेगी, वित्तीय सहायता करने की भी बात करी गई है। अब रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी बात करी गई थी इसमें, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल था उसके एक कोने पे भी था, ये रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात थी। अब रेयर अर्थ मिनरल कितने होते हैं, तो 17 रेयर अर्थ मिनरल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 15 तो इसमें क्या होते हैं, लेंथेनाइट्स होते हैं, फिर एक स्कैंडियम होता है, और फिर एक क्या होता है, इरिट्रियम होता है। तो ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है, यह 17 खनिजों का एक समूह है, जिसमें क्या है, 15 लेंथेनाइट्स हैं, एक स्कैंडियम है, और एक क्या है, इट्रियम है, ठीक है। तो इन्हें रेयर मतलब दुर्बल इसलिए नहीं कहा जाता कि ये धरती पर कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक साथ एक जगह पर आसानी से नहीं मिलते, और जब भी इनका क्या करता है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिट्टी से, तो वो करना क्या होता है, कठिन और महंगा दोनों होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं, या रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं 17, ठीक है। 15 इसमें लेंथेनाइट्स होते हैं, स्कैंडियम होता है, और इरिट्रियम होता है, ठीक है। और इनको रेयर क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलते, ये मिल जाते हैं, लेकिन एक तो ये एक जगह पे नहीं मिलते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब इनको निकाला जाता है, जब इनको निष्कर्षित किया जाता है, तो इनकी जो प्रोसेस है वो जटिल है और महंगी भी है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। फिर कॉरिडोर का क्या मतलब है, तो PM मोदी जी द्वारा घोषित रेयर अर्थ कॉरिडोर का मतलब देश में ऐसे विशेष क्षेत्रों
का विकास करना है जहां इन खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग का काम एक सुव्यवस्थित सप्लाई चेन के जरिए किया जा सके। तो उसे क्या कहते हैं, कॉरिडोर कहते हैं। जो ये छोटे छोटे शब्द है ना, ये आपको पता होने चाहिए इनका मतलब क्या होता है। जैसे रियर अर्थ में एलिमेंट्स हो गया या मिनरल्स हो गया, फिर कॉरिडोर से क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे वो ऐसे भी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है भाई चीन के एकाधिकार को तोड़ना। तो चीन क्या करता है कि जो रियर अर्थ मिनरल्स होते हैं ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट, विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट देश है जिसने इस चीज़ पर कब्जा किया है, ठीक है, एकाधिकार किया है, वो किसने करा है, चाइना ने करा है। वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग 60 से 70% रियर अर्थ खनिजों के उत्पादन और 85% से अधिक प्रोसेसिंग पर किसका कब्जा है भाई, चाइना का कब्जा है। भारत का यह कदम चीन पर निर्भरता कम करने के लिए है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चीन के एकाधिकार को तोड़ना। दूसरा है कि भविष्य की तकनीक पर आधारित, ऑब्वियस सी बात है भाई, आगे हम क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, ईवीज में करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, बैटरी में करते हैं, विंड टर्बाइन में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, लेज़र वाले उसमें करते हैं, मिसाइल रडार में करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, फ्यूचर के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला है ग्रीन एनर्जी। भारत अपने नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन सोलर पैनल और ईवी बैटरियों की जरूरत है भारत को, उसके लिए क्या है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बिना ये संभव नहीं है। तो इसलिए भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, आपको समझ आया होगा कि ये जो सेमीकंडक्टर, देखो ये तो सिंपल सी न्यूज़ थी। ये सेमीकंडक्टर न्यूज़ आपको कोई भी पढ़ा देता है कि उत्तर भारत में पहला सेमीकंडक्टर कहाँ खुलने जा रहा है भाई, नोएडा में। लेकिन उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ये जब आप मेंस एग्जाम देते हैं ना, तो आपको इतना डिटेल में पढ़ना ही होता है। तो जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मेंस सुदृढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पैक्स सिलिका के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो भारत ने इस समझौते पे क्या कर दिया है, अमेरिका के इस नेतृत्व पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाना, क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। तो क्रिटिकल मिनरल्स तो आपको पता ही चल गया, 17 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, कॉरिडोर से क्यों बनाए जाते हैं, तो ये आपको पता ही चल गया प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी लेक्चर में नहीं, प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे पैक्स सिलिका क्या है, किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। क्या उद्देश्य है, तो जो आर्टिफिशियल में सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनके सप्लाई चेन में चीन से अलग और सुरक्षित करना है उनको, ठीक है। मुख्य कार्यक्रम क्या है, तो यह समझौता एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान साइन किया गया है। कुछ शब्दावली जैसे पैक्स सिलिका के क्या अर्थ है, तो सिलिकॉन के माध्यम से शांति और व्यवस्था, ये आपके ऐसे में कभी भी आ सकता है। अब 2025 का ऐसे हो, चाहे 2026 का आप जब मेंस लिखोगे, वहाँ पर भी आराम से क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कि पैक्स सिलिका के बारे में क्या है, ठीक है। ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। साथ में जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी आ सकता है, तो हमको क्या कर लेना है, इसको अभी से तैयार कर लेना है। इसको सीधे सीधे आप कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 इंटरनल रिलेशन से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। भारत और अमेरिकी रणनीति साझेदारी, यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते भरोसे को दिखाता है, ठीक है। और यह ICIT मतलब इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा अलग सा क्या करता है, अलग बड़ा कदम है, मतलब अगला बड़ा कदम है इसके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर चीन का मुकाबला लगातार क्या कर रहा है, अमेरिका के लिए तो चीन क्या है, कंपटीशन की तरह है, साथ में साथ भारत के लिए भी क्या है, कंपटीशन की तरह है। तो ये दोनों ही पैक्स सिलिका के तहत मिलके क्या करना चाहते हैं, जो चाइना का मोनोपोली है, ठीक है, एकाधिकार है, उसको क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक, सीधे सीधे जीएस पेपर 3 से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 नहीं है, जीएस पेपर 3 है। देखो एआई के बारे में आपके पास हमेशा आप क्वेश्चन आता रहेगा अगले 10 सालों तक। तो हमेशा जो भी आप एग्जाम देंगे वहाँ पर आपके पास एआई का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो जीएस पेपर 3 हो, वहाँ पर आएगा ही आएगा। तो एआई और इनोवेशन, तो पैक्स सिलिका का मुख्य फोकस क्या है, एआई इनोवेशन है। भारत के पास डेटा और टैलेंट है ना, और अमेरिका के पास क्या है, अत्याधुनिक तकनीक है। यह सहयोग भारत के एआई मिशन को क्या देगा, गति देगा। फिर क्रिटिकल मिनरल की सुरक्षा, आधुनिक तकनीकी जैसे फाइटर जेट के लिए रेफ्रिजरेटर तक
फाइटर जेट से लेकर रेफ्रिजरेटर तक रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यह समझौता भारत को इन खनिजों को सुरक्षित और सप्लाई चेन का हिस्सा भी बनेगा, तो ये भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में अमेरिका के लिए भी, ठीक है। फिर आर्थिक विकास, जो इकोनॉमी है, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, इससे भारत में निवेश और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जो उत्तराखंड के भी उद्योगों के लिए क्या है, एक अवसर है, क्योंकि उत्तराखंड में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल रहा है, ठीक है। वहाँ के लिए भी तो स्किल्ड लेबर चाहिए, और भारत उत्तराखंड भी लगातार क्या कर रहा है, अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनको क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो वहाँ पर भी तो हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो उसको भी उत्तराखंड को ध्यान, मतलब उत्तराखंड के लिए भी क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपको जीएस पेपर 6 जब भी आप उत्तराखंड के इकोनॉमी की बात करें, तब आपको ये सारी चीज़ों को क्या करना है, वहाँ पर इंटरलिंक करना है, आपको आना चाहिए इंटरलिंक करना। अब देखो पैक्स सिलिका के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पैक्स सिलिका के बारे में देख लेते हैं। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है चीनी शांति। इसका मतलब क्या है, जिस तरह पैक्स अमेरिकाना का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में बनी विश्व व्यवस्था, जिसमें डॉलर, अमेरिकी सेना, पश्चिमी नियम चलते हैं, उसी तरह पैक्स सिलिका वह स्थिति है जहां चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाए और पूरी दुनिया के नियम, व्यापार और सुरक्षा चीन के हिसाब से चलें। तो देखो पैक्स सिलिका या पैक्स सिलिका, आपको दोनों ही पता चल गए हैं आज, ठीक है। फिर पैक्स सिलिका के प्रमुख स्तंभ क्या है, तो चीन इस व्यवस्था को बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। किनका, जैसे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो कल का ऐसे है, वहाँ पर भी एक ये ऐसे आया हुआ था आपके पास, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहाँ पर ऐसे लिखने के लिए आया था आपके पास। तो देखो आप वहाँ पर पैक्स सिलिका को भी इंटरलिंक कर सकते थे, ठीक है। तो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देशों को अपने कर्ज और प्रभाव में लेना, जैसे पाकिस्तान इसके अंडर में आ ही जाता है, ठीक है। छोटे छोटे देशों को इसने क्या कर लिया है, BRI के साथ जोड़कर सस्ते लोन देकर उनकी अर्थव्यवस्था को भी डुबाने का काम करा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कुछ टाइम पहले श्रीलंका था, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, अपना नेपाल है, अपना पाकिस्तान है, ठीक है। फिर आर्थिक ताकत, दुनिया के सप्लाई चेन पर कब्जा करना, जैसे दवाइयाँ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, सोलर पैनल हो गए। फिर सैन्य विस्तार, तो दक्षिणी चीन सागर में, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले ये अपना प्रीलिम्स 360 में बताया था, ठीक है, कि ये लगातार क्या कर रहा है, 9 डैश लाइन को अब इसने 10 डैश लाइन पर बना दिया है। तो वही है, ये सैन्य विस्तार है। पैक्स सिलिका और पैक्स सिलिका क्या है, मतलब यह समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो पैक्स सिलिका, चीन चाहता है कि दुनिया उसके कंट्रोल में हो, तानाशाही मॉडल है। और पैक्स सिलिका, अमेरिका और भारत और अन्य लोकतांत्रिक देश चाहते हैं कि दुनिया सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, चिप और लोकतंत्र के नियमों से चले, न कि चीन की दादागिरी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैक्स सिलिका और पैक्स सिलिका। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और आज मैंने इसको बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए BRI पे कोई ऐसे लिखने के लिए आए, तो आप पैक्स सिलिका का जिक्र कर सकते हैं। या GS पेपर 3 में कभी भी ये क्वेश्चन आए आपके पास किसके कि भारत इसको टैकल करने के लिए क्या कर रहा है, तो भारत इसको टैकल करने के लिए क्या कर रहा है कि अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका पे भारत ने हस्ताक्षर कर दिए, तो आप वहां पर ये एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या है, एक MCQ है। आई होप आप इसका आंसर कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। फिर जो अगली न्यूज़ है वो है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। तो ये ना प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा है। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक AI सूत्र दिया, मानव, ठीक है। तो वो मानव का फुल फॉर्म क्या है, तो ये कभी भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, या आप इसको सीधे सीधे मेंस में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी AI से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आप इसको ऐसे में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मानव, तो मोरल एंड एथिक्स, M फॉर मोरल एंड एथिक्स, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, N फॉर नेशनल सोवरेनिटी, A फॉर क्या है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिवनेस, फिर V फॉर क्या है, वैलिड एंड लेजिटिमेट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है, कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडियन AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने दुनिया के सामने जिम्मेदारी, सुरक्षित और ओपन सोर्स AI के विकास, फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग और रोजमर्रा की समस्याओं जैसे बिजली चोरी को सुलझाने में AI की व्यवहारिक उपयोग का मॉडल पेश किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इंडियन AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हो रहा है, भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है। फिर मानव की फुल फॉर्म आ सकती है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। M फॉर क्या होता है, मोरल एंड एथिक्स, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, N फॉर नेशनल सोवरेनिटी, A फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव,
वी फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट, है ना। अंतर्राष्ट्रीय समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो किस देश के साथ भारत के साथ मिलकर संप्रभु एआई विकसित करने की बात करिए, तो फ्रांस के साथ करिए। P2P मतलब पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म क्या है, तो यह उपभोक्ता को अपनी छत में सोलर पैनल के अतिरिक्त बिजली पड़ोसियों को बेचने की सुविधा देता है। फिर रक्षा में मेक इन इंडिया के तहत किस लड़ाकू विमान में 50% तक भारतीय सामग्री इस्तेमाल करने की बात करी गई है, तो राफेल में करी गई है। और ये भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है, मतलब अगर राफेल को 50% इंडिजीनियस सामग्री से लैस किया जा रहा है तो ये भारत के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी क्या करता है, उजागर करता है, ये सुदृढ़ बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको मेंस एग्जामिनेशन में कोड करना चाहते हैं, ठीक है, मेंस एग्जाम में कहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे पहले जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि एआई का उपयोग कहाँ पर कर रहे हैं। जैसे स्मार्ट मीटर हो गया, बिजली चोरी को रोकने के लिए हो गया, रोबोटिक्स हो गया, अस्पतालों और रेस्टोरेंट में डिलीवरी के लिए आप इसको एआई का यूज़ कर सकते हैं। फिर एआई और नैतिकता पे की बात करी गई, तो ऑथेंटिक लेबल होना चाहिए इनके पास, ठीक है, वाटरमार्क लगाने की वकालत होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। फिर डेटा संप्रभुता, तो जिसका डेटा उसी का अधिकार हो, यह भारत की डेटा संरक्षण कानूनों और नीतियों के संदर्भ को एक मजबूत तर्क देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेटा सोवरेनिटी। वैसे भी भारत चाहे अपना आधार भारत के लोग कहीं भी यूज़ कर लें, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर कहीं पर भी यूज़ कर लें, लेकिन जब ऐसे डेटा की बात आती है तो भारत बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो जाता है, ठीक है, तो ये अपनी एक सोच है सबकी, ठीक है। फिर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप इसको कोट कर सकते हैं, कैसे जैसे भारत और जो फ्रांस है उनके बीच में जो संबंध बन रहे, चाहे वो राफेल में 50% इंडिजीनियस जो अपने क्या है पुर्जे हैं उनको जोड़ने की बात करी गई है, चाहे वो क्या है यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये संप्रभु एआई की बनाने की बात करी है, तो वो भी फ्रांस के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन या बायलैटरल रिलेशन को भी आप क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। फिर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, तो ग्लोबल साउथ में पहली बार एआई समिट कहाँ पर हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो भारत यह स्थापित कर रहा है कि एआई पर कुछ देशों का क्या ना हो, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये क्या होना चाहिए भाई, ओपन सोर्स और सुलभ होना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जीएस पेपर 3 में है, मतलब यहाँ पर आप इकोनॉमी से इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। एआई और रोजगार की चिंता, एआई नौकरियां पैदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वैसा ही वर्क फोर्स बनाने की भी ज़रूरत है। भारत का डिजिटल मॉडल जैसे यूपीआई हो गया, ठीक है, भारत का अपना क्या हो गया, और भी क्या है, जैसे यूपीआई है, एक दो चीज़ें और भी है भारत की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक क्या है, सफलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपके लिए क्या है, एमसीक्यू है। मैंने आपको मानव की फुल फॉर्म बताई थी, अब आपको क्या बताना है, इस एमसीक्यू का आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं बात बी कॉरिडोर की। तो ये बी कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब मधुमक्खियों और जो नेशनल हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे पर क्या करना है, लगातार पेड़ बनाना है, पेड़ों को उगाना है, मतलब ठीक है, और उन पे क्या करना है, मधुमक्खियों को और उनके जो पॉलिनेटर्स होते हैं, मतलब जो और भी परागकण को इधर उधर ले जाते हैं, उनको रखना है। इससे दो फायदे होंगे, इससे दो फायदे क्या होंगे, एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा लगेंगे इसमें, ठीक है, जब ये कॉरिडोर बनेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगेंगे, जो हमारे इकोलॉजी एनवायरनमेंट और इन सब चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जैसे शहद वगैरह बनता है, ठीक है, और जो नई जो प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जैसे नीम हो गया, करंज हो गया, जो इनके फूल वगैरह होंगे, या जो यहाँ पर झाड़ी लगेंगी, जो फूलों वाली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगी, लगातार बढ़ेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट एक बी कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है, ठीक है। तो इससे क्या विशेषता है इसकी, एक तो निरंतर हरित पट्टी बनेगी, इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, साथ में जो AQI बढ़ता है वो भी कम होगा। फिर जो पराग और मकरंद है उनकी उपलब्धता भी होगी, मधुरस इसमें बनेगा, ठीक है। इसमें विविध प्रजातियाँ लगेंगी, जैसे पेड़ हो गए, झाड़ियाँ हो गई, जड़ी बूटियाँ होगी, घास हो गई, उनके वो क्या होंगे, जो अलग अलग टाइम पे खिलते हैं, मतलब जो फूल खिलते हैं उनका एक मिश्रण होगा, तो ये एक अच्छा तरीका है। फिर प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण, जैसे जो अपना क्या हो गया, जैसे कुछ सूखी लकड़ी होती है, खोखले तने होते हैं, उसमें क्या होगा कि जो बी वगैरह होंगे, जो अपनी क्या होंगे, मधुमक्खियाँ होंगी, उनके लिए वो क्या करेंगे, प्राकृतिक आवास का काम करेंगी, ठीक। तो कुछ यहाँ पर पेड़ लगाने की बात करी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ जैसे नीम हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया, पलास हो गया, बॉटल ब्रश हो गया, ठीक है, जामुन हो गया और सिरिस हो गया। तो देखो ये जो पेड़ होते हैं ना, ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है, बड़े ही अच्छे इंपॉर्टेंट पेड़ हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण
संक्रमण को रोकने का लगातार काम कर सकते हैं। ठीक है, AQI को निरंतर अपने एरिया मतलब गुड उसमें स्केल में रख सकते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये योजना क्या है, तो स्थानों को चयन कैसे करा है कि जो कृषि जलवायु अनुकूलता के आधार पर राजमार्गों के खंडों की पहचान की जाएगी, उसके बाद उनको चयन किया जाएगा। उसके बाद 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंतराल पर फूलदार पेड़ों का क्या लगाया जाएगा, क्लस्टर लगाया जाएगा। ठीक है, इनका प्रारंभिक लक्ष्य कब तक से कब तक है, तो 26-27 में 3 परागण कॉरिडोर बनाए जाएंगे और लक्ष्य क्या है कि इनमें क्या लगाए जाएंगे, 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है और 60% इसी बी कॉरिडोर की पहल के अंतर्गत है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो परागणों की जो परागण होते हैं है ना, उनका संरक्षण, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई या जो जंगली पॉलिनेटर्स होते हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो इन सब कारणों से क्या हो जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। फिर कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी, फिर पारिस्थितिकी बदलाव भी आएगा और जैव विविधता भी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों व्यापक है ये, तो मतलब व्यापक महत्व क्यों है इनका, तो यह पहल हरित बुनियादी ढांचे को परिवहन विकास के साथ एकीकृत करती है। साथ ही यह जैव विविधता संरक्षण और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। जैसे नेट जीरो इमिशन का हमने लक्ष्य लिया है 2070 तक, तो जब हम ऐसे छोटे छोटे इनिशिएट शुरू करेंगे ना, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, यह बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रकृति और के प्रति सकारात्मक विकास का एक बेहतरीन क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यह क्या है, आपके लिए एक MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। अब है बायोफैक। ठीक है, यह बायोफैच 2026, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में लगने वाला एक जैविक मेला है। ठीक है, जैविक ऑर्गेनिक व्यापार मेला है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भारत को क्या किया है, तो कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एग्जाम की जहाँ तक मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो बायोफेक 2026 दुनिया का पहला जैविक ऑर्गेनिक क्या है, व्यापार मेला है। इसकी तिथि कब से कब तक है, तो 10 से 30 फरवरी 2026 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में होता। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया था। ठीक है, अब भारत से कौन गया था, तो इसमें अपिडा के नेतृत्व में हुआ था ये सारी चीज़ें। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये 1074 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। ठीक है, 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भागीदारी करी थी। ठीक है, इसमें जो कुछ प्रदर्शित उत्पादक थे, जैसे चावल हो गया, तिलहन हो गया, जड़ी बूटी हो गए, मसाले दाने हो गए, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी हो गया, कि आम की प्यूरी हो गया। ठीक है, एसेंशियल ऑयल हो गया, जो आवश्यक तेल है वो, जैविक बासमती चावल हो गया, मसालों की लाइव सैम्पलिंग हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसमें 5 GI टैग वाली चावल की किस्में हुई, जैसे इंद्रायणी हो गया, नवारा हो गया, गोमबिद भोग हो गया, लाल चावल, जैसे उत्तराखंड का बड़ा फेमस है लाल चावल, चकहाओ जो काला चावल है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये वहाँ पर गए थे। ठीक, तो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जैविक उत्पादों के लिए एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है ये। ठीक है, फिर जैविक निर्यात के विस्तार और FPO की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है ये। दुनिया की जैविक खाद्य टोकरी जो ऑर्गेनिक फूड बास्केट के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण के अनुकूल खपत की दिशा में हो रहे वैश्विक बदलाव के अनुरूप है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, फिर रणनीतिक महत्व क्या हो सकते हैं, तो देखो वैसे भी हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने को जैविक कृषि में एक बड़ा स्तंभ बनाना चाहते हैं विश्व का, या विश्व को पूर्ण तरीके से जैविक में निर्भर बनाना चाहते हैं अपने थ्रू। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको हमारे लिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रणनीतिक महत्व भी इसमें, जैसे कृषि नियत और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, GI उत्पादों और क्षेत्रीय ब्रांडिंग को प्रोत्साहित करना। जैसे अब लाल चावल था, उत्तराखंड का था, तो अगर वो हाउस ऑफ हिमालय के नाम से गया होगा वहाँ पे, तो अब ऐसी बात है कि उत्तराखंड का जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है वो भी क्या होगा, वहाँ पर प्रमोट होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्राकृतिक जैविक खेती से जुड़ी पहलों का समर्थन करता है। और कृषि कूटनीति, एग्री डिप्लोमेसी आपने बहुत कम सुनी होगी ये एग्री डिप्लोमेसी, लेकिन एग्री डिप्लोमेसी के तहत क्या करता है, भारत की सॉफ्ट पावर को ये क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, तो आई होप आप इसको क्या करेंगे, मुझे लिख के कहाँ पर भेजेंगे, टेलीग्राम की चैनल पे भेजेंगे, मतलब टेलीग्राम में भेजेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे है हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका अधिनियम कब का है भाई, 2002 का अधिनियम है, ठीक है। और इसने कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 14 अक्टूबर 2003 को ये स्थापित हुआ था। लेकिन पूर्ण तरीके से फुली फंक्शनल इसने काम करना कब से शुरू करा, तो मई 2009 से करा, ठीक। तो किसकी जगह ली इसने, तो 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद एक नए कानून की जरूरत महसूस हुई, इसलिए राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुराने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 MRTP एक्ट जो 1969 था ना, उसको निरस्त करके क्या आया है, CCI आया। और CCI किस समिति की सिफारिश पर आया है, तो राघवन समिति की सिफारिश पर आया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स का एक फैक्ट है, ठीक है। मंत्रालय क्या है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत क्या आता है, CCI आता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। इसकी संरचना क्या है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, न्यूनतम इसमें 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसको कौन नियुक्त करता है उनको, तो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। यह क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्य पूर्णकालिक होते हैं और उन्हें क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र, कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय जैसे क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव होना चाहिए, तभी वो इनके अध्यक्ष और चेयर जो मेंबर्स हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ की ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, बाजार में ऐसी प्रथाओं को रोकना जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और साथ में क्या है, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे लंबे समय तक बनाए रखना, ठीक है, इसका काम है। फिर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ताकि उन्हें सही कीमत पर अच्छी गुणवत्ता मिल सके, और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड सुनिश्चित करना है इसका काम, ठीक है। कुछ शक्तियां भी हैं, जैसे शक्तियां क्या है, प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों को रोक करना ही है, ठीक है, रोकना, ठीक। फिर वर्चस्व के दुरुपयोग का पर रोक लगाना, फिर संयोजनों का विनियमन करना, मतलब रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस करना इनको लगातार, मतलब मोनोपोली नहीं बनाने देनी इनको किसी भी बाजार में, ठीक है, किसी भी कंपनी की। फिर प्रतिस्पर्धा की वकालत भी करते हैं, ये कंपटीशन एडवोकेसी भी करते हैं, ठीक। तो ये आपके लिए एक MCQ है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।